अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद कामरान और आज हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं मॉडर्न सोशोलॉजिकल थियोरी में। कुछ हमने कवर भी की हैं, जैसे रॉबर्ट किंग की थियरीज हैं, जैसे टेलकट पार्सन की थियरी है, जैसे गॉफमैन की थियरीज वगैरह हैं। फिर आगे भी हम जाएंगे और ये जो मॉडर्न थियरी है इसको हम फुली कवर करेंगे। जैसे इसमें रहते हैं पेट्रिशिया हिल कोलिन रहती है, और इसके अलावा और भी फेमिनिस्ट सोशोलॉजिस्ट वगैरह, डोरोथी स्मिथ वगैरह, तो ये भी रहते हैं। इनको हम साथ साथ कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, और ये मैं अगेन बताने जा रहा हूं कि एक थियरिस्ट को समझना, उनके थियरीज को समझने से पहले उनके हालात को समझना और वो जिन फिलोसोफर से मुतासिर हैं उनको समझना, ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉन्टेक्सचुअल होती हैं। ठीक है, तो इसे हम आइसोलेशन में इसकी थियरीज को समझ नहीं पा सकते हैं जब तक हम वो जिससे मुतासिर हैं उनको ना समझे, वो जिन जिन हालात से मुतासिर है उनको समझ ना पा सके। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टू चीजें जो है इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जनाब, हम आज करने वाले हैं एंटोनियो ग्रामशे की थियरी, कल्चरल हेजेमनी। ठीक है, अब ये जो एंटोनियो ग्रामशे है ये इटालियन फिलोसोफर है, इटली में पैदा हुए थे। अब इटली के हालात कैसे थे? फैसिस्ट गवर्नमेंट था। ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, और ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। ये कम्युनिज्म को फॉलो करता है, जैसे कार्ल मार्क्स फॉलो करता है। जैसे कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म की बात करता है कि एक ऐसा मुआशरा आएगा जहां पे सोसाइटी क्लासलेस होगी, जहां सारे लोग बराबर होंगे। ठीक है, और ये उन्होंने ढूंढा था ना सोल्यूशन कैपिटलिज्म के लिए, कि एक दिन कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म आ जाएगा, लोग जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो रिजर्व आर्मी की बात कर रहा है कि ये जो लेबर क्लास है ये इनको इकट्ठा कर रहे हैं रिवोल्यूशन के लिए, कि ये एक दिन जो है इतने लोग जो है वो फिर ये छोटा सा बोर्जुआ है ना ग्रुप, इसके ऊपर मतलब इसको जो है वो डिफीट करेंगे। तो एंटोनियो ग्रामशी इज आल्सो मार्क्सिस्ट, और ये मार्क्सिज्म को किस साइड पे लेके जाते हैं? कल्चरल साइड पे लेके जाते हैं। और क्यों लेके जाते हैं और कैसे लेके जाते हैं ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये साहब एंटोनियो ग्रामशी जो था ये लेनिन से बहुत ज्यादा मुतासिर था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जिस वक्त जिंदगी गुजार रहे थे ना, जब वो जिंदा थे, तो ये जिस वक्त थे जिंदा 1917 में रशियन रेवोल्यूशन, बुल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो आया। ठीक है, उसमें सबसे बड़ा किरदार जो था वो लेनिन का था। ठीक है, तो ये लेनिन से भी बहुत ज्यादा मुतासिर थे, और उन्होंने एक दिन सोचा कि यार चलो मैं लेनिन से मिलता हूं। ये लेनिन से मिलने गए थे, लेनिन से मिलने गए, और फिर वहां से जो वापस आए तो इटली के फैसिस्ट गवर्नमेंट ने इसको गिरफ्तार किया। उस टाइम मुसोलिनी की हुकूमत थी, फैसिस्ट रिजिड टाइप ऑफ गवर्नमेंट था। उनको लगा कि ये बंदा जो है ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, इस बंदे से मुझे बहुत खतरा है, तो इसको जेल में डाल दो, इसको 20 साल के लिए जेल में डाल दो। अब ये जेल में बंद हो गया। ठीक है, जेल में बंद हो गया तो उन्होंने जो है वहां पे क्या किया कि उन्होंने वहां पे लिखे 30 नोटबुक्स, ये बहुत ज्यादा मशहूर हुए, द प्रिजन नोटबुक्स। ये उन्होंने जेल में लिखे थे तकरीबन। ठीक है, तो उन्होंने ये जेल में लिखे थे। ये साहब जो थे ये कार्ल मार्क्स के रिवॉल्यूशन को देख रहे थे, लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो रिवॉल्यूशन का बताया था, उन्होंने जो दिया था ना कि एक दिन रिवॉल्यूशन आएगा, कैसे आएगा रिवॉल्यूशन? ये इस बारे में कंफ्यूज है, सोच रहा है कि यार ये रिवॉल्यूशन कैसे आएगा। अब ये देखता है इटली में मजदूरों को, ये तो बिल्कुल यार पैसिवली काम कर रहे हैं, कुछ भी रिवॉल्यूशन नहीं आ रहा, इतने लोग जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लेबर एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन रिवॉल्यूशन तो कहीं नहीं आ रहा। ये जो रशिया में आया, पूरी दुनिया में ये किस्म के हालात बने हुए हैं, कैपिटलिस्ट जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो उसको जो है वो लेके जा रहे हैं, और लोगों पे जो है अपना पावर जो है वो इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन तो नहीं आ रहा। ये इस बात पे सोच रहे थे। तो ये फिर आता है एक पॉइंट पे कि यार ये रिवॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करते हैं मजदूर? मजदूर ये करते हैं कि उनको मिलती है 5,000, चले मैं बढ़ाता हूं, तकरीबन 30,000 इस जमाने की बात करते हैं, चले 30,000 रुपए उसे मिलते हैं फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री में उन्हें 30,000 रुपए मिलते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें तो खाना भी मिल रहा है,
तो ये कुछ कपड़े भी मिल रहे हैं, वो भी हम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते फिर, बस चले अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है, क्यों हम खामखा जो है वो मुश्किल में खुद को डाल दें। तो वो रिवॉल्यूशन की बात नहीं करते। तो अब ये साहब समझ गए हैं कि रिवॉल्यूशन इसलिए नहीं आ रहा कि लोग जो हैं वो यही सोचते हैं कि क्यों यार, हमें तो खाना मिल रहा है, हमें तो 30,000 रुपीज मिल रहे हैं, हम क्यों रिवॉल्यूशन की तरफ जो है वो जाएं, ठीक है, क्यों इतना बड़ा खतरा जो है वो मोल लें। इसने बात की कल्चरल हेजमनी को, कैसे लोगों की मेंटालिटी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस है, ये जो कल्चरल हेजमनी है। तो कल्चरल हेजमनी क्या है कि लोगों को बाय कंसेंट कंट्रोल करना, कि लोग उसमें से जो है वो एग्री है, ठीक है, वो बाय कंसेंट, नॉट बाय फोर्स, बाय कोवर्जन, फिजिकल पावर यूज नहीं करते। एलीट समझते हैं कि यार क्यों ना हम मीडिया को यूज करें, क्यों ना हम जो है वो बुक्स को यूज करें, स्कूल्स को यूज करें, लोगों की मेंटालिटी को चेंज करें, ब्रेन वॉश करें। तो ऐसे ही हम लोगों को जो है वो उसकी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो फिर ये भला लाठी की क्या जरूरत है, क्यों हम लोगों को जो है वो जाके फिर ये फिजिकल पावर अपना यूज करें लोगों के ऊपर। चलो ये आजमाते हैं, ये बहुत डेंजरस काइंड ऑफ पावर है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूज किया इंस्टीट्यूशंस को, लोगों को डोमिनेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को यूज किया। कौन से इंस्टीट्यूशंस को? स्कूल्स को यूज किया, चर्च को यूज किया, ठीक है, तो रिलीजन को यूज किया, ये किस्म के इंस्टीट्यूशंस को, मीडिया को यूज किया। तो इन किस्म के इंस्टीट्यूशंस को यूज करके लोगों को डोमिनेट किया, लोग के माइंडसेट को चेंज किया, ठीक है, और जो अपना इंटरेस्ट है ना वो उनको सर्व किया, अपना पावर जो है वो लोगों पर इंपोज किया, ठीक है, और लोगों को यह बताया कि यहां से आगे जाओगे तो खतरा है, आप लोगों को खतरा है, आम लोगों को खतरा है, ठीक है। तो लोग जो है वो डर गए, और ये बाय कंसेंट डर गए, नॉट बाय फोर्स, वो बाय कंसेंट डर गए, कि वो समझ गए कि हमारी हमारी अच्छाई और बुराई कहां है, ठीक है। वो इससे गाफिल है कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस, वो इससे गाफिल है कि हम जो है वो, हमें 30,000 रुपए मिल रहे हैं महीने की, हम अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे हैं, वाई वी चैलेंज द स्टेटस को एंड वाई वी चैलेंज द एलीट, हम क्यों करें, ठीक है। तो यही बात है, ये असल में यही चीज है जो वो बता रहे हैं कल्चरल हिजमनी में, बात समझ रहे हैं ना। तो ये साहब सोच रहे हैं कि ये जो यूरोप में है ना, यूरोप के बारे में ये बता रहे हैं कि यूरोप में जो है, यहां पे एलीट क्या करते हैं, ये आइडियोलॉजी को यूज करते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को यूज करते हैं टू डोमिनेट द पीपल, ठीक है। ये दो किस्म के वॉर्स की बात कर रहा है, एक वॉर ऑफ मनोवर है और एक वॉर ऑफ पोजीशन है। वॉर ऑफ मनोवर जो है, इट्स अ डायरेक्ट अटैक, आप किसी कंट्री के इकोनॉमी पे डायरेक्ट अटैक करते हो, ठीक है, पॉलिटिक्स पे, ये एक डायरेक्ट अटैक होता है। और जो वॉर ऑफ पोजीशन है, ये उन लोगों के आइडियोलॉजीज को सेट करना है, लोगों को बाय कॉन्सेंट जो है वो उसके ऊपर हुकूमत करनी है, रूलिंग करना है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल द वॉर ऑफ पोजीशन। और ये वॉर ऑफ पोजीशन जो है, दैट इज, ये बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, ग्रेजुअली आता है, ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अटैक होता है, ये डायरेक्ट अटैक नहीं है, ये बल्कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता आता है। तो ये कहता है कि यूरोप में जो है ये वॉर ऑफ पोजीशन, ठीक है, ये लोग एलीट्स जो है वो इंस्टीट्यूशन को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये साहब बोलते हैं कि ये रेवोल्यूशन तो ऐसे नहीं आ रहा, इसमें हमारे लिए जो है वो इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत होती है। इंटेलेक्चुअल्स की भी बात करता है, टू टाइप्स होते हैं इंटेलेक्चुअल्स के, अकॉर्डिंग टू द एंटोनियो ग्रामची।
एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जैसे हम समझते हैं कि इनऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ये जो ट्रेडिशनल टाइप इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, ये जैसे साइंटिस्ट होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये वो ठीक है, वो समझते हैं कि हम कंट्री की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। दीज आर द ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। और इसके बाद जो है वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंटोनियो ग्रामशी के लिए। एंटोनियो ग्रामशी समझता है कि जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है ना, ये मुआशरे के हालात के बारे में सोचते हैं, वो चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, कि कैसे चेंज लाया जाता है, ये स्टेटस को क्वेश्चन करते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को क्वेश्चन करते हैं। जो कैपिटलिस्ट अपनी मफादात के लिए जो काम कर रहे हैं और लोगों को अपनी मफादात के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं और लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं। दिस इज द रियल जॉब ऑफ द रियल ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। माय पॉइंट। तो ये अगर क्वेश्चन करेंगे इन चीजों को, ठीक है, ये जो इंटेलेक्चुअल्स इज द पावर ऑफ नॉलेज, अवेयर होंगे इन चीजों के बारे में, क्योंकि दीज पीपल, ये लोग जो होते हैं, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, ये चीजों को क्वेश्चन करते हैं, इन चीजों को समझ के फिर इसको क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बिकॉज नॉलेज इज पावर। मिशेल फूको बोलता है कि नॉलेज और पावर जो है वो साथ साथ चलते हैं। हमें तो यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में जब हम सोचते हैं तो हम कहते हैं कि मनी इज पावर लेकिन हमें ये पता नहीं है कि नॉलेज कितना बड़ा पावर है। ये हमें हम खुद फॉल्स कॉन्शियस में हैं, हमें खुद भी पता नहीं है कि नॉलेज कितना बड़ा पावर है। लेकिन हम समझ जाएंगे ना इस बारे में। मेडिकलाइजेशन, आप मेडिकल में देख लो ना कि कैसे नॉलेज पावर है। ठीक है, इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। तो ये साहब जो है वो कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल्स लोगों को अवेयर करेंगे इनके करतूतों के बारे में, ये जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं या इलीट्स होते हैं, ठीक है, और फिर ये लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे स्टेटस को और ये जो चीजें हैं इसको जो है वो क्वेश्चन करेंगे, तो क्या होगा? काउंटर हेजमनी, इट वुड बी द काउंटर हेजमनी। ठीक है, तो काउंटर हेजमनी के लिए जब मैं खुद एनालिसिस करता हूं एंटोनियो ग्रामशी की, तो द बेस्ट सोल्यूशन इज द ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। बात समझ रहे हैं? तो कुछ यूं उन्होंने हेजमनी की बात की, और ये जो हेजमनी वर्ड है ना, वर्ड हेजमोन, इट्स अ ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है लीडरशिप ओवर द पीपल। ठीक है, लेकिन हेजमनी, कल्चरल हेजमनी, ये असल में इसमें फोकस होता है उस पावर पे जो एक्सरसाइज होता है ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स कॉन्सेंट। ये बात इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कार्ल मार्क्स को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो समझता है कि ये मुआशरे के जो हालात हैं, ठीक है, ये मुआशरा आज जिस तरह है, इसकी बुनियादी वजह जो है वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, एंड इट इज द बेस। जैसे उन्होंने बताया था कि यार जो इकोनॉमिक है इट्स द बेस, और बाकी जितने भी सारे हैं वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन एंटोनियो ग्रामशी कहता है कि ठीक है, इकोनॉमिक इज द बेस, इकोनॉमी यहां है, इकोनॉमिक इज द बेस। फिर इसके बीच में एक चीज आता है, सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, ये वही सोसाइटी है ना, सिविल सोसाइटी, जिसके थ्रू जो एलीट क्लास है वो लोगों को डोमिनेट करता है। इसके बाद आता है स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट के पास कोर्सिव पावर है, वो कोर्सिव पावर यूज करता है। ठीक है, ये जो सिविल सोसाइटी है ना, ये अपना पावर, इसके थ्रू जो पावर एक्सरसाइज होता है, दैट वुड बी कंप्लीटली बाय कंसेंट। ये कंसेंट वाला पावर होता है, इसमें सारे लोग जो है फॉल्स कॉन्शियसली एग्री होते हैं। ठीक है, तो
जो आम तबका है, वो जो शुमार नहीं होता, वो जो के वो कंट्रीब्यूट नहीं करता किसी रिवोल्यूशन में, अब वो रिवोल्यूशन सर्व करता है किसी एलीट्स के इंटरेस्ट को, तो दैट वुड बी द पैसिव रिवोल्यूशन। ये लोग जो है ये कहते हैं कि चलो, ये जो एलीट कहते हैं ये ठीक ही कहते हैं, फिर ये बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि हाँ ये तब्दीली आई, ये किस्म की तब्दीली आई, ओ हमने बड़ा काम किया, ये बड़ा काम किया, और ये ऐसे अच्छाई से और एक ऐसे फैब्रिकेटेड तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं कि हम समझते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हमें फायदा क्या मिला है, कुछ फायदा नहीं मिला है, लेकिन हम समझते हैं वाह ये तो बड़ा काम किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ज़हन में रख लें। तो इस किस्म की मेंटालिटी है एंटोनियो ग्रामशी की, समझ रहे हैं ना? तो ये कहता है कि ये ऐसे डिवाइड करता है बेस और सुपर स्ट्रक्चर को, लेकिन वो कहता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास, तो ये ऐसे डिवाइड करता है बेस को, और फिर इसके ऊपर ये जो सिविल सोसाइटी है स्टेट, ये कहता है कि ये कुछ इस तरह नहीं है कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप जैसे कार्ल मार्क्स बोलता है। ठीक है, कि टॉप टोटली डिपेंडेंट है बॉटम। ठीक है, ये कहता है कि ये जो सिविल सोसाइटी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये नहीं है कि ये जो ये है तो इस पे सारे डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पॉइंट। तो फिर वही कल्चरल हेजमनी है, आप लोगों को समझ आई होगी कि बाय कंसेंट जो है वो लोग, जो छोटा सा तबका है एलीट का, ये डोमिनेट करते हैं मीडिया में, चीजों को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आप जो है वो समझने की कोशिश करें कि जैसे एलीट के फैक्ट्रीज में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऐसे प्रेजेंट किया जाता है एड्स में कि हम समझते हैं कि इसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी हो जाएगी अगर ये हमारे पास ना हो तो। ये पॉइंट है असल में, ये तो इसके बगैर तो हम बहुत अधूरे रह जाते हैं अगर ये हमारे पास ना हो। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि यार हमारी जिंदगी क्या है, कुछ पैसे कमाओ, बड़ा बंदा बन जाओ, बड़ा आदमी बन जाओ और गाड़ी लो। ठीक है, हमने आगे नहीं सोचा, इसके आगे बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा इसके आगे। ठीक है, ये सारा कुछ, ये जो स्टोरीज है ना, ये कहां से आए हैं? ये वहां एलिट से आए हैं। ठीक है, ये स्टोरीज, ये कहानियां हमारे जहन में जो है वो फंसी हुई है, हम इन दायरों में सोचते हैं और इनके बाहर हम नहीं सोचते। एक बड़े से जाल में हम बंद हैं, इससे बाहर हम नहीं निकलते, ये बाहर कितनी बड़ी दुनिया है। तो दैट्स व्हाट द कल्चरल हेजमनी ऑफ एंटोनियो ग्रामशी। So thanks for watching this video.